प्रिय भैया बहन, सादर नमन। आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 अध्याय 1 उस वीडियो में प्रबंध के क्षेत्र तक पढ़े थे। आज हम लोग प्रबंध के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। प्रबंध का उद्देश्य जो है वो निम्न प्रकार का होता है, जिसमें पहला संगठनात्मक एवं आर्थिक उद्देश्य, जिसमें पर्सिवल व्हाइट ने ये बताया कि प्रबंध प्रमुख रूप से वह क्रिया है जो सदैव एक न एक प्रकार के लाभ के लिए विभिन्न आर्थिक शक्तियाँ जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, इनमें आपस में समन्वय स्थापित करता है। यहाँ तक कि इसका मुख्य काम जो है, मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। लाभ ही निष्पादित करना इसकी अंतिम कसौटी है। बेहतर लाभों से व्यवसाय का भावी विस्तार संभव होता है। संगठनात्मक जो उद्देश्य है वो 3 प्रकार का होता है, 3 बातों पर बल देता है। पहला है संगठन का अस्तित्व अक्षुण्ण बनाए रखना। दूसरा सार्वजनिक लाभ सार्वजनिक हो। तीसरा व्यवसाय का विकास हो। तो इसमें संगठनात्मक जो उद्देश्य है इसमें 3 बातों का ही ध्यान रखते हैं। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से दर्शाई जाती हैं। संगठन का अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहे, लाभार्जन होता रहे और व्यवसाय का विकास हो। इसके बाद सामाजिक उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य में व्यावसायिक उपक्रम को से आशय ऐसे उपक्रम से होता है जो समाज के लिए उत्तम गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का निर्माण करे। वह सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है। अब इस सामाजिक उद्देश्य में जो वस्तुएं हों वो उत्तम गुणवत्ता युक्त हों, समाज के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। गुणवत्ता युक्त हों, यानी गुणवत्ता युक्त में मतलब है उनमें कम उचित मूल्य लिया जाए, अच्छा वो लाभकारी हों, उचित विज्ञापन दिया जाए, भ्रामक विज्ञापन ना किया जाए। उसमें श्रमिकों को उचित मजदूरी का भुगतान किया जाए, श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। श्रमिकों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद एवं पर्याप्त आवास की सुविधा हो। कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगवाए जाएं। पर्यावरणीय विकास पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। जो श्रमिक हैं उनके कार्य की जो दशा हो वो उचित हो, उनके जो कार्य करने के समय हों उचित घंटों में हों, यह सब सुनिश्चित किया जाए। विनियोजक की जो पूंजी है उस पर उचित ब्याज, लाभांश ये सब प्राप्त करने का उसको अधिकार देना चाहिए। और सरकार को ईमानदारी पूर्वक उनके जो पारिश्रमिक हैं उनको ईमानदारी पूर्वक उनकी जो सुख सुविधाएं हैं यथोचित उनको देनी चाहिए। फिर अगला है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य क्लेरेंस के अनुसार कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करना, उन्हें उपयुक्त पारिश्रमिक देना, समस्त आवश्यक जानकारी प्रदान करना तथा समय समय पर उन्हें अभिप्रेरित करना प्रबंध का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इस पर व्यवसाय की प्रगति निर्भर करती है। जब हम कर्मचारियों के प्रति हमारा व्यवहार, हमारे जो प्रबंधक है उसका व्यवहार अच्छा होगा तो कर्मचारी जो होते हैं
वो श्रेष्ठ कर्मचारी अगर मिल गए तो वो पूंजी के समान होते हैं। अगर वो पूंजी नहीं होंगे, वो प्रसन्न नहीं रहेंगे, तो वो हमारे फर्म के लिए, हमारे उस कार्य के लिए वो सिरदर्द का कार्य करेंगे, सिरदर्द बनेंगे और हमारे कार्य में वो बाधक उत्पन्न कर सकते हैं। तो जैसे हड़ताल कर देंगे, कार्य बंद कर देंगे, असंतोष कर देंगे, तो इनकी नौबत आ जाती है। जब इनकी नौबत आ जाती है तो मानवीय दृष्टिकोण जो होता है वो प्रगति के शिखर पर पहुंचाने में सहायक की जगह बाधक बन जाता है। तो इसलिए मानवीय उद्देश्य जो है वो भी श्रेष्ठतम होना चाहिए, मानव के प्रति उत्तम होना चाहिए। तो हमने देखा कि प्रबंध के जो उद्देश्य हैं वो 3 प्रकार से हैं। संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य, तीसरा मानवीय उद्देश्य। संगठन के प्रति हमारा क्या उद्देश्य हो, प्रबंध का मानव के प्रति क्या उद्देश्य हो और समाज के प्रति क्या उद्देश्य हो। तो यहाँ हमने देखा कि कुल मिलाकर के हर स्थिति में लाभान्वित या समाज को, मानव को और संगठन को विभिन्न प्रकार से लाभ प्रदान करना ही होता है। अगला टॉपिक है प्रबंध के उत्तरदायित्व। प्रबंध के जो उत्तरदायित्व होते हैं, तो प्रबंध के निम्न उत्तरदायित्व हैं। इसमें पहला है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व में उपभोक्ताओं के प्रति क्या होता है। तो उपभोक्ताओं के प्रति से मतलब है हम प्रत्येक उपभोक्ता को संतुष्ट रख सकें, माल की अच्छी किस्म उपलब्ध कराकर लोगों में विक्रय करने की व्यवस्था का निर्माण और मिथ्या विज्ञापन से बचे रहें, उचित कीमत वसूल करना, कृत्रिम कमी नहीं होने देना, समय पर माल की सुपुर्दगी भेजना, उपभोक्ता की वर्ग की रुचि, आवश्यकता, क्रय शक्ति के अनुसार उत्पादन करना, वितरण की कुशल व्यवस्था लागू करना, उपभोक्ता वर्ग के प्रति मृदुल व्यवहार करना, उनकी शिकायतें हैं अगर किसी की तो शीघ्रता से उसका निवारण करना, समाज का जीवन स्तर उन्नत करना, अनुसंधान को प्रोत्साहन देकर माल की गुणवत्ता में सुधार करते रहना और उत्तम पैकिंग कराना, जमाखोरी तथा कालाबाजारी नहीं करना। इन बातों पर आवश्यक रूप से प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए। अगला टॉपिक है समाज के प्रति। तो समाज के प्रति प्रबंधक का उत्तरदायित्व अनेक बातें होती हैं। जैसे एक अधिकारी है वो शोषणकारी प्रवृत्ति का उन्मूलन कर सके, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा बनाए रखे, समाज के हितों में प्रतिकूल कार्य नहीं करना, ऐसे कोई भी कार्य ना करे जो समाज के अनुकूल न हो, प्रतिकूल कार्य ना करने, प्रतिकूल मतलब समाज जिसको स्वीकार ना करे, समाज के कल्याण हित के कार्य करना, जैसे चिकित्सालय खोलना, विद्यालय, मनोरंजन केंद्र, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय आदि में सहयोग करना, समाज के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, समाज का जीवन स्तर उन्नत करना, हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करना, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, दुर्घटनाओं की रोकथाम कर हो सके, कार्य का वातावरण स्वच्छ रखें। ये सब हमारा समाज के प्रति एक अच्छे प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है। अगला टॉपिक है व्यवसाय के स्वामी के प्रति। तो व्यवसाय के स्वामी जो होता है, क्योंकि वो धन लगाता है, वो मुखिया होता है, तो उसके प्रति भी हमें उसकी जो पूंजी है
उस पूंजी के प्रति उचित लाभांश हम दे सकें, पूंजी की सुरक्षा कर सकें, अंशधारियों के हित की रक्षा कर सकें, विनियोजित पूंजी जो है वो सदुपयोग उसका करें, व्यवसाय के प्रगति में समय समय पर उसे अवगत कराएं। अगर गड़बड़ी हो रही है, अवनति हो रही, कमी आ रही है, तो उस बात का हम उसे ध्यान कराएं, अर्थात अपने मालिक को, अपने मुखिया को, व्यवसाय के जो स्वामी है उसके प्रति हमें वफादारी पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। अगला है पूर्तिकर्ताओं के प्रति। जो व्यक्ति कच्चा माल ले जा रहे हैं, वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं, मजदूरों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो जो पूर्तिकर्ता हैं, मशीन ला रहे हैं, औजार ला रहे हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ला रहे हैं, तो उनको उचित मूल्य देना। ये नहीं कि वो हमारा कार्य भी कर रहे हैं और वो हमसे नाखुश रहेंगे तो हमारा कार्य ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तो उनकी सप्लाई के लिए जो हमने ऑर्डर दिया, ग्राहकों की रुचि, मांग तथा आवश्यकता निरंतर परिचित कराते रहना आदि बातों का पालन ये प्रबंधक द्वारा होना चाहिए। तो पूर्तिकर्ता भी हमसे खुश रहते हैं और वो हमारे प्रति, हमारे व्यवसाय के प्रति लगन से कार्य करते हैं। सरकार के प्रति, एक प्रबंधक का सरकार के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है कि वो जो नियम बनाए गए हैं, जैसे मिलावट खोरी ना करना, कालाबाजारी पर रोक, कभी कभी अधिकारी भी साठगांठ करके इन पर जैसे दवा बनाने की, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसका जो प्रबंधक है और वो नकली दवाएं बनाने लगा और नकली दवाओं में जहां फ़ायदेमंद होनी चाहिए उसमें नुकसानप्रद जड़ी बूटियां मिला दी गई, तो वह समाज के लिए और सरकार के लिए भी नुकसानदेह होती है, जिससे ऐसे कार्य जो औद्योगिक नीति, व्यावसायिक नीति, प्रबंध, आयात निर्यात नियम, विदेशी मुद्रा संबंधी नियम, इनका उल्लंघन नहीं करे, ऐसा हमें सरकार के बनाए हुए नियमों का अक्षरशः पालन करते रहना चाहिए। ये एक अच्छे प्रबंधक के कार्य हैं। अन्य राष्ट्रों के प्रति जो हमारे आयात निर्यात संबंधी काम हैं, उनको हम सुचारू रूप से भली भांति उनके प्रति हमारी पूरी सावधानी रहे। जैसे हमारे माल की किस्म है, कीमत है, नाप तौल है, विशिष्टता प्रतिकूलता में परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि जैसा हम अपने देश के लिए काम करते हैं ऐसा दूसरों के साथ भी कभी कभी क्या देखा जाता है, सामान्य तौर पर अपने देश में ही लोग, हम अगर व्यापारी हमारे घर लेने आता है तो वो देख कर परख कर और हमारे अनुसार वो अपने अनुसार मूल्य तय करता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में लोग अनाज ले जाते हैं, उसमें बिक्री करते हैं, तो उसमें से अनाज के साथ साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, भूसा और जो उपयोगी पदार्थ नहीं है वो भी मिला देते हैं। तो ये राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, अन्य राष्ट्रों के प्रति भी हमें उसी तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार से हम अपने और अपने देश के लिए करते हैं। कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारी जो होते हैं वो हमारे प्रबंधन की एक प्रमुख कड़ी होते हैं, ये संपत्ति माने जाते हैं। अगर कर्मचारी हमसे संतुष्ट हैं तो वो हमारी संपत्ति हैं। अगर कर्मचारी हमसे असंतुष्ट हो गए, प्रबंधन से असंतुष्ट हो गए, तो वो हमारे लिए सिरदर्द हो सकते हैं, हमारा नुकसान ही नुकसान करते रहते हैं। वो किसी न किसी तरह से नौकरी में अगर हम उनको स्थायित्व नहीं देते, प्रेरणात्मक मजदूरी नहीं देते, मौद्रिक एवं अमौद्रिक प्रेरणाएँ नहीं देते, कार्य दशाओं में सुधार नहीं करते, श्रम कल्याण में उनका ध्यान नहीं रखते,
स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें पेंशन, ग्रुप ग्रेजुएटी, दुर्घटना बीमा, परिवार पेंशन, बच्चों की शिक्षा, पदोन्नत, प्रशिक्षण आदि की समुचित व्यवस्था अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमसे नाखुश रहेंगे और हमारे कार्य के प्रति उतने लगनशील नहीं रहेंगे। फिर है स्वयं के प्रति, तो संचालन जो पूरी कुशलता के साथ करें तो स्वयं के प्रति भी हमें वफादार रहना चाहिए। यह उत्तरदायित्व संचालन की पूरी कुशलता के साथ उचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास, उत्पादन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि करें, नए नए बाजारों की खोज करें, व्यावसायिक जगत में समाज के हित में कार्य करें, स्वार्थ सिद्धि की भावना का परित्याग करके सामूहिक हित का कार्य करें जिसमें अपना भी लाभ हो और देश समाज का भी लाभ हो, अपनी व्यावसायिक क्षमता का विकास करें। तो इस तरह से निरंतर लक्ष्यों को नियमित समयावधि में हम पूर्ण करें तो हमारे के प्रति भी, स्वयं के प्रति भी प्रबंधक का दायित्व होता है कि वह अपना भी पूरी तरह से ध्यान रखे। जिस प्रकार से टास्को और आईटीसी, एशियन पेंट्स, निरमा, पतंजलि आदि जो सुविख्यात कंपनियां हैं उन्होंने अपना निर्णयन प्रक्रिया के बुनियादी अंग के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व को शामिल किया, जिस कारण से टास्को ऐसी कंपनी है भारत की जिसने सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट कराया था और यह सुनिश्चित किया था कि कंपनी किस सीमा तक अपने सामाजिक उत्तर, तो कोई भी प्रबंधक है उसको सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक उत्तरदायित्व जो उसके हैं उसको वो ना भूले, क्योंकि वो भाई एक समाज से रहने वाला व्यक्ति है, उसे भी समाज की आवश्यकता पड़ती है, समाज को उसे और उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो समाज से विपरीत हो। अगला टॉपिक है प्रबंध के महत्व। प्रबंध जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। तो प्रबंध के महत्व के कारण जो प्रमुख रूप से हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला है उत्पादन के साधनों में समन्वय। उत्पादन के साधनों में समन्वय हेतु तो जैसे मशीन है, मानव है, मुद्रा है, माल है, इनको एक उपयोगी संस्था में परिणित करा सके। कुशल प्रबंध पर ही एक उपक्रम की सफलता निर्भर करती है। तो प्रबंध जो होता है वह विभिन्न साधनों में समन्वय लाया जा सके, उन्हें गतिशील बना सके, प्रबंध सुप्त साधनों को सक्रिय बना सके, असंगठित साधनों को संगठित कर सके तथा उपक्रम में संबंधित व्यक्तियों को सामूहिक लाभ या लक्ष्य प्राप्त करा सके। ऐसा उत्पादन साधनों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु, क्योंकि आज हम देखते हैं परिवेश में काफ़ी समाज में प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा के कारण यह व्यवसाय जो होता है वो जटिल बनता जा रहा है। प्रत्येक उपक्रम न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन की होड़ में लगे होते हैं। इसलिए उत्पत्ति नियोजन, वित्तीय नियोजन, विक्रय नियोजन, लेखा नियंत्रण, स्टाफिंग की दक्ष व्यवस्था, अभिप्रेरण, समन्वय आदि के संबंध में उपयुक्त व्यूह रचना कुशल प्रबंध के द्वारा ही संभव है, ऐसा माना जाता है। तथापि व्यावसायिक जगत में होने वाले जो उतार चढ़ाव हैं, उन उतार चढ़ाव में प्रतिस्पर्धा जो होती है प्रतिकूलता और सफलता लाने में कामयाब होती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी प्रबंध को तैयार होना चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला है साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु। साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु जो साधन होते हैं
उनका हम उपयोग कितनी कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। हम साधनों का उपयोग कितनी कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, उसका अपव्यय न हो, उस अपव्यय को रोकने के लिए उसका विदोहन ना हो। जैसे हमारा अमेरिका और जापान आज विश्व में औद्योगिक निपुणता के शिखर पर है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो साधन है उत्पादन के, उन साधनों का उन्होंने प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उन्होंने अपने प्रबंधकीय कुशलता का विशेष उनमें प्रयोग किया है। इस कारण से वो आज हमारे सामने साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग से ही वो श्रेष्ठतम बन सके हैं, अपने को श्रेष्ठतम साबित कर चुके हैं। अगला है व्यवसाय के विकास स्तर हेतु। व्यवसाय का जो विकास का स्तर है उसको विस्तारित करने के लिए, विस्तार के लिए हमें जो बड़ी मात्रा में व्यवसाय के लिए आवश्यक अंग हैं, भूमि, श्रम और पूंजी, इनका नवीन व्यवसाय स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। अनेक कानूनी औपचारिकताएं, जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ जैसे लेखापाल, सांख्यिकीविद, इंजीनियर्स, वित्त विशेषज्ञ, कानूनी सलाहकार आदि की सेवाएं लेनी पड़ती हैं तथा उपक्रम में आधुनिकीकरण का विशेष ध्यान देना पड़ता है। इन सब बातों के लिए कुशल प्रबंध की व्यवस्था करनी अनिवार्य होती है। फिर परंपरागत एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी हेतु। परंपरागत एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी, जो हमारे परंपरागत व्यवसाय हैं, उनमें आधुनिक टेक्नोलॉजी कैसे संपन्न हो, कैसे संभव हो। परंपरागत विधियां हम तो लिए रहें, ये नहीं कि हम पूरी तरह से उनको छोड़ दें, परंतु जो नए नए आविष्कार उनमें, आज के फैशन, आज के नवयुग में जितना अधिक से अधिक उनमें परिवर्तन हो सके, नवीन पद्धतियाँ किस सीमा तक अपना करके हम उसको हितकर बना सकते हैं, ऐसा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। शोध एवं अनुसंधान द्वारा। शोध यानी खोज। हमें दिन प्रतिदिन जो नए उपक्रम हैं उनके अनुसार अधिक बल देना चाहिए आधुनिक तकनीक पर, क्योंकि नवीनता पर सभी का भरोसा होता है। इस फैशन की दुनिया में लोग नए नए आविष्कार करते जाते हैं। आप कोई भी कंपनी देखिए, गाड़ी देखिए, कोई भी चीज़ है जो पहले आज से 10 साल 15 साल पहले बन चुकी थी, वो आज देखने को नहीं मिलती। आज कंपनी उसको नहीं बना रही। उसका मतलब यही है कि उस आधुनिक दृष्टिकोण को वो ध्यान रख रही है। उसमें खोजी प्रवृत्ति की भावना के कारण हम इसको बेहतर और कैसे बना सकते हैं, तो वो शोध और अनुसंधान के द्वारा ही संभव होता है। फिर कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं तथा निगम हैं, उनमें कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए वर्तमान उदारीकरण का जो युग है, उस युग में बड़े पैमाने पर जैसे कंपनियां होती हैं और लोगों को कंपनियां ही ठेका दे देती हैं कि आपको इतना पैसा, हमें इतना सामान चाहिए, इससे अधिक बना लेते हो, इतने से अधिक बना लेते हो तो उसको हम ज़्यादा आपका पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार की कुशल संचालन के लिए जो अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, इनके समाधान के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं निगमों के कुशल संचालन को संचालित रखने के लिए ऐसा करती हैं। पूंजी व श्रम में सहयोग स्थापित करना। पूंजी व श्रम में सहयोग स्थापित करना। पूंजी जो होती है और श्रम, पहले किसी भी उत्पाद को स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि पूंजी से आती है और पूंजी जो होती है वो श्रम से उत्पन्न होती है।
तो प्रबंध जो होता है, श्रम तथा पूंजी दोनों परस्पर परे हैं, एक दूसरे पर होते रहते हैं। तो इसमें सहयोगात्मक की भावना का विकास हो। तो जो श्रमशील व्यक्ति होते हैं उनको पूंजी के कारण ही उनको श्रेष्ठ पारिश्रमिक मिलेगा, उन्हें श्रेष्ठतम काम मिलेगा, तो वो पूरी सावधानी पूर्वक उस कार्य को करते हैं। मान लीजिए अगर उनको उसी काम में दूसरी जगह कोई श्रेष्ठतम राशि प्रदान हो रही है तो वो आपके कार्य को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाने का प्रयत्न करते हैं। तो पूंजी तथा श्रम में परस्पर सहयोग, श्रम कितना हो, कम से कम हो, अच्छा से अधिक उनको आज प्रत्येक व्यक्ति कम काम पर, कम लागत पर अधिक लाभ कमाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे कर्मचारी, हमारे श्रमिक भाई भी इसी तरह का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। प्रबंध की शिक्षा के विकास से, प्रबंध की शिक्षा के विकास की दृष्टि से ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रबंध की शिक्षा का कार्य संचालकों की दृष्टिकोण में व्यापक बनाने, वर्तमान में भावी पदों पर उत्तम तरीके से कार्य करने की क्षमता विकसित करना, ऊंचे स्तर के पदों के लिए संभाव्य क्षमताओं को बढ़ाने आदि में बहुत सहायक होते हैं। इसलिए इनमें जो प्रतिभाएं देने में सहायक होते हैं। जब तक हम शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, कार्य पर शिक्षा और कार्य पूर्व शिक्षा दो प्रकार की शिक्षा है। तो कार्य पूर्व शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति की निहित होती है कि हाँ इतना करने के बाद ही हम इस पद के लिए इस व्यक्ति को ये योग्यता होनी चाहिए। लेकिन जब कार्य पर शिक्षा दी जाती है, जैसे जिसको हम प्रशिक्षण कहते हैं, तो कार्य के अनुभव करते करते जो उसे अनुभव प्राप्त होता है, ये प्रबंध की शिक्षा के विकास अति आवश्यक होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु, सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन के लिए कुशल प्रबंध की सहायता से ही यह संभव है। व्यवसाय का कर्मचारी के प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति, विनियोजकों अर्थात जो धन लगा रहे हैं उनके प्रति, सरकार के प्रति और अन्य वर्गों के प्रति जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वह कुशल प्रबंध के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। कुशल संचालन तभी संभव है अगर हम कुशल संचालक नहीं बना पाए, कार्य सही ढंग से नहीं कर पाए, तो हमारा प्रबंधन महत्वपूर्ण नहीं है। और इनके अलावा अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। कुशल संचालन के साथ साथ आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना यानी पूरी तरह से हमारा अर्थ संग्रह किस प्रकार से हो सकता है, हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच मधुर संबंध हो, नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच मधुर संबंध, अगर इनमें संबंध नहीं होगा मधुर संबंध स्थापित करना, अगर आपस में संबंध स्थापित नहीं होगा, मधुर संबंध नहीं होगा, तो हमने पहले ही देखा कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं वो हमारी संपदा होते हैं। अगर वो हमसे नाखुश हैं तो किसी न किसी तरह से वो हमारा नुकसान अवश्य कर देते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहचार विमर्श हो, व्यापारिक सफलता में स्थायित्व लाने के लिए, तो इन सब प्रबंध के महत्व के कारण इनको प्रबंध का विशेष महत्व होता है। इसमें प्रबंधक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगले टॉपिक में हम अगले वीडियो में प्रबंध की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।
जो बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी उन्हें आप समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।